हेलो प्यारे दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे समय से क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल चल रहे थे स्कूल में, इसी वजह से थोड़ा बिजी थे और घर पे भी थोड़ा काम था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो आप आज की क्लास का लिंक सभी बच्चों को शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे क्लास से जुड़ जाए। सभी बच्चों को आज की क्लास का लिंक शेयर कर दे। जो भी बच्चे अभी लाइव आ चुके हैं वो अपने दोस्तों को आज की क्लास का लिंक शेयर कर दे ताकि सभी को पता चल जाए कि क्लास शुरू हो चुकी है। गुड इवनिंग राकेश, रमेश, रोहित, कमल जी सर, बालूराम जी, दीपक जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, जय राधानी। तो फटाफट से सभी बच्चों को आपने शेयर कर दिया होगा लिंक। शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास सीरियल क्रॉप्स की आज तीसरी क्लास है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त वाले क्वेश्चंस है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। धान के एसआरआई विधि में बीज दर कितनी प्रयोग करते हैं? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो मेडागास्कर में 1983 में विकसित की गई थी, धान की खेती करने का मेथड है। उसमें सीड रेट बतानी है आपको, क्या 3 केजी काम में लेते हैं या 5 केजी या 15 केजी या 40 केजी। अगर आप 3 केजी मानते हैं तो ऑप्शन ए जवाब दे, 2 केजी तो 5 केजी तो 2, 15 केजी तो 3 और 40 केजी तो 4। आप जो भी कमेंट करके आंसर दे रहे हैं वो लाइव चैट में जाके आंसर दें, कमेंट न करें। अभी कमेंट जब क्लास ख़त्म हो जाए या क्लास शुरू नहीं हो उसके बाद में आप कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों का है 5 केजी और इसका सही आंसर भी है 5 केजी। आपको बता दूं जो राइस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है वो धान की खेती करने का एक मेथड जो मेडागास्कर में 1983 में विकसित किया गया था। और इसकी नर्सरी 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने हेतु 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ये अपन पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मेघदूत वेराइटी है। मेघदूत जो वेराइटी है वो किसकी है? इमर गेहूँ की है, ड्यूरम गेहूं की है, मैक्सिकन गेहूं की है या ब्रेड गेहूं की है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में। मेघदूत जो वैरायटी है वो किसकी है? इमर गेहूं की, ड्यूरम गेहूं की, मैक्सिकन गेहूं की या ब्रेड गेहूं की? तो ये वैरायटी है वो है ड्यूरम गेहूं की। कौन से गेहूं की है? ड्यूरम गेहूं की। कौन से गेहूं की है? ड्यूरम गेहूं की ये वैरायटी है। मेघदूत, गिरजा, सेल्जा ये भी ड्यूरम गेहूं की है। कौन से गेहूं की है? ड्यूरम गेहूं, मैक्रोनी गेहूं, काठिया गेहूं जिसको कहते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम जिसका बॉटनिकल नेम होता है। और ये भारत के कुल गेहूं क्षेत्र के 12% क्षेत्रफल में उगाया जाता है। साथ ही आपको बता दें, आप कमेंट करके बताएं पूछा मेघदूत किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? मेघदूत तो ड्यूरम गेहूं की होगी। पूछा मेघदूत किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? फटाफट से कमेंट करके आप जवाब दें। पूछा मेघदूत किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? पूछा मेघदूत पूछ रहा हूँ मैं, मेघदूत तो गेहूं की है और ड्यूरम गेहूं की है, लेकिन आप बताएं पूछा मेघदूत किसकी वेराइटी है? पूछा मेघदूत है लौकी की, जिसका बॉटनिकल नेम होता है लेजिनेरिया सिसरेरिया। क्या होता है? लेजिनेरिया सिसरेरिया। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है वो है विश्व की प्रथम संकर बासमती वैरायटी बतानी है आपको। कौन सी वैरायटी है? विश्व की प्रथम संकर बासमती MGR 1, जया, IR 8 या PRH 10। कौन सी वैरायटी है पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की जो प्रथम संकर बासमती है? MGR 1, जया, IR 8 और PRH 10। अभी इस साल जेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो फटाफट से आप कमेंट करके जवाब दें इसका। इसका सही जवाब है वो है PRH 10। क्या है? PRH 10।
नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व की प्रथम टुंगरो वायरस रोधी वेराइटी है। टुंगरो वायरस के द्वारा धान में पेडी में होने वाला रोग है टुंगरो रोग। ग्रीन प्लांट हॉपर जो होता है कीट इंसेक्ट वो इसका वाहक होता है। तो आपको यहाँ पर उस टुंगरो वायरस प्रतिरोधी वेराइटी बतानी है। क्या वो वेराइटी फाल्गुना है या PBH है या फिर पूसा बासमती 1 है या विक्रमार्य है? कौन सी वेराइटी है जो प्रथम टुंगरो वायरस प्रतिरोधी वेराइटी थी? पहली टुंगरो वायरस की प्रतिरोधी वेराइटी कौन सी है? ये जो वेराइटी है वो है विक्रमार्य। कौन सी है? विक्रमार्य। कौन सी है? विक्रमार्य। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। धान में कम समय में थोड़ी मिस प्रिंटिंग होगी पेपर में। कम समय में नर्सरी तैयार करने की विधि है। सबसे कम टाइम में अगर आपको धान की नर्सरी तैयार करनी है, पेडी की नर्सरी तैयार करनी है, तो कौन सा मेथड है वो जिसमें बहुत ही कम समय में नर्सरी तैयार हो जाती है? SRI मेथड, गीली क्यारी विधि, डेपोंग विधि, शुष्क क्यारी विधि। कौन सा मेथड है? अगर आप मानते हैं ऑप्शन 1 सही है तो 1 जवाब दे, 2 सही है, 3 सही है या 4 सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहे हैं SRI विधि, कुछ बच्चे डेपोंग विधि बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेपोंग मेथड। कौन सा मेथड है? डेपोंग मेथड। कौन सा मेथड है? डेपोंग मेथड। डेपोंग मेथड के बारे में आपको जानकारी दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता है। डेपोंग मेथड का जो विकास किया था वो किया था IRRI मनीला फिलीपींस में किया गया था। और ये दक्षिणी भारत में नर्सरी तमिलनाडु जो केरल कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पर नर्सरी तैयार करने के लिए अपनाई जाती है। और इसमें 1 हेक्टेयर की नर्सरी तैयार करने के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुने, कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने हेतु। और अंकुरित बीजों की इसमें 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत बिछाते हैं। कितनी सेंटीमीटर? 1.5 सेंटीमीटर मोटी अंकुरित बीजों की परत बिछाते हैं और उस परत को नम रखते हैं। और कुछ समय बाद में लगभग 11 से 13 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं। इसमें नर्सरी तैयार करने में मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती। 11 से 13 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। अगला है अपना 7 नंबर का। निम्न में से कल्ले न फूटने वाली फसल है। नॉन टिलरिंग क्रॉप आपको बतानी है इनमें से कौन सी फसल है जिसमें कल्ले नहीं फूटते, टिलरिंग नहीं होती। उस क्रॉप का नाम बताना आपको। पेडी, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा जिसमें टिलरिंग नहीं होती। कौन सी फसल में टिलरिंग नहीं होती? क्या धान में टिलरिंग नहीं होती या गेहूं में नहीं होती या मक्का में नहीं होती या बाजरा में नहीं होती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मक्का, मेज। जिया मेज में टिलरिंग नहीं होती। किसमें नहीं होती? जिया मेज में। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला 8 नंबर का क्वेश्चन। राज्य के किस भाग में मक्का की खेती रबी में भी की जाती है? राजस्थान राज्य की बात हो रही है। किस भाग में मक्का की खेती रबी में होती है? यानी खरीफ की फसल है मुख्यतः मक्का, लेकिन रबी में भी राजस्थान के किस भाग में उगाया जाता है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग? कौन से भाग में मक्का उगाया जाता है राजस्थान के? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा या 4 सही होगा। इसका सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा वो होगा 4, दक्षिणी भाग जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जो जिले आते हैं वहाँ पर रबी में भी मक्का उगाया जाता है। अनाज वाली फसलों की रानी कहते हैं मक्का को। सूखे व जल भराव दोनों से संवेदनशील फसल है। जो सूखे से भी और जल भराव दोनों से संवेदनशील फसल का नाम बताना आपको। सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग एंड ड्रॉट, ये कौन सी फसल है? सूखा सहनशील भी है, जल भराव और सूखे के पर दोनों के प्रति संवेदनशील। सेंसिटिव क्रॉप्स का नाम बताना है। धान है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है। कौन सी है? आप कमेंट करके जवाब दें। तो वो क्रॉप भी कौन सी है? धान है, गेहूं है, ज्वार है या मक्का? तो वो है मक्का। कौन सी क्रॉप है? मक्का, या मेज। नेक्स्ट बात करें जिसके दानों में 4% वसा भी पाई जाती है मक्का के दानों में। ओपेक 2 जीन का विकास किसने किया था? बहुत ही शानदार। ओपेक 2, फ्लोरी 2 मक्का में जीन पाए जाते हैं। और ओपेक 2 वाली वेराइटियाँ है शक्ति, प्रोटीना, रत्ना, जिनमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एमिनो एसिड भी अधिक होते हैं। तो आपको बताना है उनका विकास
या ओपेक टू जिनका विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? डॉक्टर एनी बोरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एस के वासिल या डॉक्टर बीपी पाल। किसने ओपेक टू का विकास किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप पहले तो आप बताएं कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओपेक टू मक्का में आप सबको पता है ट्रिप्टोफैन लाइसिन की कमी होती है, लेकिन शक्ति प्रोटीन रत्ना जो ओपेक टू की वेराइटियाँ हैं उनमें ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन की क्या होती है? अधिकता होती है। तो आपको बताना है ओपेक टू जीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ओपेक टू जीन का विकास किया था, वो किया था डॉक्टर एस के वासिल ने। किसने किया था? डॉक्टर एस के वासिल ने। फटाफट से अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पूसा विवेक इम्प्रूव्ड वेराइटी किस क्रॉप की है? धान की, बाजरा की, गेहूं की, मक्का की, किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? पूसा विवेक। आज बहुत ही ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन है, शायद आज वाले क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं होंगे या साधारणतः पढ़े भी नहीं होंगे। इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर ले, आने वाले एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम में जरूर इनसे क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हो, आईसीआर की कर रहे हो, बीएचयू की कर रहे हो, डब्ल्यू की कर रहे हो, प्री पीजी की तैयारी कर रहे हो, हर एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम में काम में आने वाले क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। पूसा विवेक जो वेराइटी है वो है मक्का की। किसकी वेराइटी है? मक्का की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? मक्का की वेराइटी है। कौन सी? पूसा विवेक किसकी है? मक्का की। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। गेहूं में करनाल बंट को सर्वप्रथम देखा था, अभी आपने पढ़ा था करनाल बंट सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, न्यूओसिया इंडिका नामक कवक से होता है। किसके कारण होता है? न्यूओसिया इंडिका नामक कवक से होता है। और जो गंध आती है वो आती है ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण। किसके कारण आती है? ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण आती है। किसके कारण आती है? ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण आती है। किसके कारण आती है? ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण आती है। किसके कारण आती है? ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण आती है। तो इस गेहूं के करनाल बंट को सबसे पहले किसने देखा था? वासुदेवा ने देखा था, या वाई.एल. नैने ने देखा था, या आर.के. मलिक ने देखा था, या मिश्रा ने देखा था? किसने देखा था? फटाफट से आप कमेंट करके जवाब दें कि करनाल बंट को सर्वप्रथम करनाल हरियाणा में देखा गया था। तो किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो ये देखा था किसने? मिश्रा ने। किसने देखा था? मिश्रा ने। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गेहूं में ईयर कोकल या सेहू रोग का कारण है जीवाणु, सूत्रकृमि, दोनों या कवक? गेहूं में ईयर कोकल या सेहू रोग होता है, उसका कारण क्या है? इस रोग से बचाव के लिए गेहूं के बीजों को 20% नमक के घोल से भी उपचारित किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है ईयर कोकल का कारण जीवाणु, सूत्रकृमि, दोनों या कवक कौन सा है? तो आपको मैं बता देता हूँ, गेहूं में ईयर कोकल या सेहू रोग का जो कारण है वो है सूत्रकृमि, नेमेटोड, एग्विना टिटिसाई नामक नेमेटोड से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की गेहूं सा पर आइसोपिट्रोन की प्रतिरोधकता। क्योंकि गेहूं सा फेलेरिस माइनर गेहूं का मिमिकरी नकलची खरपतवार है, आइसोपिट्रोन उसको नष्ट करने के लिए काम में लेते थे, लेकिन उसमें प्रतिरोधकता आ गई। अब आइसोपिट्रोन से गेहूं सा नष्ट नहीं होता। तो उसके स्थान पर पहले तो आप ये बताइए कि वर्तमान में कौन सा शाकनाशी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है आइसोपिट्रोन के स्थान पे? फटाफट से आप लिखिए उस रसायन का, शाकनाशी का नाम लिखिए जो आइसोपिट्रोन की जगह काम में लिया जाता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट, आरती का कमेंट आया है सल्फोसल्फिरोन। कौन सा? सल्फोसल्फिरोन बिल्कुल सही आंसर है, सल्फोसल्फिरोन का प्रयोग किया जाता है। तो आइसोपिट्रोन के प्रति जो गेहूं सा में प्रतिरोधकता आ गई, उसको सबसे पहले किसने देखा? किसने इसके बारे में बताया? क्या वासुदेवा ने बताया, आर.के. मलिक ने बताया, या आर.बी.एल. भारद्वाज ने बताया, रिम्पू ने बताया? किसने बताया सबसे पहले? फटाफट से आप कमेंट करके जवाब दें कि किसने बताया। ये सबसे पहले बताया था आर.के. मलिक ने। किसने बताया था? आर.के. मलिक ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। बेबी कॉर्न की सीड रेट बतानी है आपको। बेबी मेज बेबी कॉर्न जो होता है उसकी सीड रेट 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, 18 से 20 kg पर हेक्टेयर, 22 से 25 kg पर हेक्टेयर, या फिर 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। बेबी कॉर्न की सीड रेट कितनी काम में लेते हैं? फटाफट से आप कमेंट करके जवाब दें, बेबी कॉर्न की सीड रेट कितनी काम में लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन है, बेबी कॉर्न की सीड रेट कितनी काम में लेते हैं। बेबी कॉर्न की जो सीड रेट रखते हैं
वो रखते हैं 22 से 25 केजी पर हेक्टेयर। कितनी रखते हैं? 22 से 25 केजी पर हेक्टेयर। और अगर मेज की पूछ ले तो वो लेते हैं 20 से 25। संकर मेज की जो है 20 से 25, या मेज की पूछ ले तो भी आपको 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर करनी है। इंपॉर्टेंट है इसकी सीड रेट, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, खाद्यान्नों में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी सीरियल क्रॉप या खाद्यान्न या अनाज वाली फसल में होती है? धान में, बाजरा में, मक्का में, गेहूं में। किस में होती है सर्वाधिक प्रोटीन इनमें से? तो आपको सही आंसर मैं बता देता हूँ, खाद्यान्न फसलों में, अनाज वाली फसलों में जो सर्वाधिक प्रोटीन होती है वो होती है गेहूं में। किस में होती है? गेहूं में। और सबसे कम होती है धान में। ध्यान रखना, सबसे कम किस में होती है? धान में 6 से 7% होती है, जबकि गेहूं में 15% के लगभग प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल सबको पता होगी ट्रिटिकेल है। तो ट्रिटिकेल जो ट्रिटिकम एस्टियम और सिकेल सीरियल, गेहूं और राई का संकरण था। गेहूं की ट्रिटिकम एस्टियम और राई की सिकेल सीरियल वैरायटी का क्रॉस था। तो ये क्रॉस सबसे पहले, या ट्रिटिकेल का विकास सबसे पहले किसने किया? वासुदेवा ने, आर के मलिक ने, RBL भारद्वाज ने, या रिम्पो ने, किसने किया इसका विकास ट्रिटिकेल का? तो इसका सही आंसर आप बताएं। वासुदेवा ने किया, आर के मलिक ने किया, या RBL भारद्वाज ने, या रिम्पो ने, किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा रिम्पो। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है ट्रिटिकेल से ही है। ट्रिटिकेल में प्रोटीन होती है, कितनी होती है ट्रिटिकेल में प्रोटीन? 10%, 12%, 15%, 20%। ट्रिटिकेल में प्रोटीन कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रिटिकेल में जो प्रोटीन होती है, ट्रिटिकम एस्टियम सिकेल सीरियल का क्रॉस है, और रिम्पो ने इसका विकास किया था, और इसमें प्रोटीन होती है 20%। कितनी होती है? 20%। ध्यान रखना, ट्रिटिकेल में प्रोटीन, ट्रिटिकेल, ट्रिटिकम एस्टियम नहीं है, ट्रिटिकेल है। कितनी है? 20%। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारतीय किस्मों में उपस्थित जीन है? भारतीय वैरायटियों में गेहूं की जो होती है उसमें कौन सा जीन है उपस्थित? अगर आप मानते हैं RST1 व RST2 है तो एक जवाब दे। अगर आप मानते हैं SD1 व SD2 है तो 2 जवाब दे। अगर आप मानते हैं कि दोनों है तो 3 जवाब दे। अगर आप मानते हैं इनमें से कोई नहीं है तो D जवाब दे। फटाफट से आप कमेंट करके जवाब दे। जो भी आप कमेंट जवाब दे रहे हो वो कमेंट में जाके न दे, लाइव चैट में आके जवाब दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, फटाफट से बताएं आप पहले कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा RST1। क्या हो जाएगा? RST1 इसका सही आंसर है, हो जाएगा वह RST2। दोनों, ये दोनों जीन भारतीय किस्मों में पाए जाते हैं। और नॉरिन 10 का विकास इनसे हुआ था। किनसे हुआ था? SD1 और SD2। नेक्स्ट देखते हैं अपन 20 नंबर का क्वेश्चन, बासमती धान में खुशबू का कारण है। बासमती धान में खुशबू किसके कारण आती है? ओराजेनिन के कारण आती है जो धान की प्रोटीन होती है, या लाइसिन के कारण होती है जो एमिनो एसिड होता है, या ट्राईएसिटाइल 1 प्रोपेलिन के कारण आती है, या डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है। किसके कारण आती है? आपको जवाब देना है इसका सही कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइएसिटाइल 1 प्रोपेलिन। क्या हो जाएगा? डाइएसिटाइल 1 प्रोपेलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार किसे मिला? विश्व का, पूरी दुनिया का पहला खाद्य पुरस्कार किस वैज्ञानिक को मिला? डॉक्टर S.K. वसील को, डॉक्टर Y.L. नेने खेरा रोग किससे संबंधित है? डॉक्टर एनी बोर्लॉग, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। तो पहला खाद्य पुरस्कार किसको मिला था? आप बताएं, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, डी सही है, या सी सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा कि विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को मिला था, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन, गेहूं में कल्ले निकलने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर बताना है टिलरिंग के लिए कि कितना टेम्परेचर अच्छा रहता है? 16 से 20, या फिर 20 से 25, 25 से 30, या 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे सर्वाधिक कल्ले टिलरिंग होती है गेहूं की फसल में? ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या 4? कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करके आप जवाब दें। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। और जर्मिनेशन के लिए बताया आप, गेहूं में जर्मिनेशन के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए? न्यूनतम को सबको पता होगा 3.5 से 5.5,
और इष्टतम होता है वो होता है 20 से 25। कितना होता है? 20 से 25। जौ में होता है 25 से 30 जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23। बाजरे में अर्गट रोग, घुंडिया रोग से बचाव के लिए बीजों को किससे उपचार करते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जवाब दें कि बाजरे की फसल में अर्गट घुंडिया रोग का प्रकोप हो गया, जो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक फंजाई से या कवक से होता है और बीजों के द्वारा वो फैलता है। तो बीजों को किससे उपचारित करना चाहिए उस रोग से बचाव के लिए? 20% जिंक सल्फेट के घोल से, 20% कॉपर सल्फेट के घोल से, 20% नमक के घोल से या 20% अमोनिया के घोल से किससे उपचारित करना चाहिए? इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सरल क्वेश्चन है। 20% नमक का घोल कितना काम में लेते हैं? 20% नमक का घोल काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। गेहूं में उच्च तापमान व गिरने के प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी है? दोनों के प्रति बतानी है आपको, हाई टेम्परेचर के लिए और गिरने क्रॉप लॉगिंग के प्रति कौन सी प्रतिरोधी किस्म है? राज 4120 है, राज 3765 है या राज 147 है या राज 3777 है? कौन सी वैरायटी है जो हाई टेम्परेचर उच्च तापमान व गिरने के प्रतिरोधी वैरायटी है गेहूं की? तो वो वैरायटी कौन सी है? राज 4120 है या राज 3765 है या WH 147? चपाती अच्छी बनती है WH 147 की, या राज 3777 है? कौन सी वैरायटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो आ जाएगा राज 3765। कौन सी है? 3765। देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, बाजरे में गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2n बराबर 28, 2n बराबर 34, 2n बराबर 14 या 2n बराबर 20? कितने होते हैं? पायल मिलेट में क्रोमोसोम नंबर बताने हैं। ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या 4? इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n बराबर बाजरा में कितने होते हैं? 2n बराबर बाजरा में होते हैं, वो होते हैं 2n बराबर 14 गुणसूत्र संख्या होती है। ये थी आज की क्लास। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट है, अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एजी काका को ज्वाइन करें। आपको एग्रीकल्चर से संबंधित नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट रहना है तो हमारा पेज है, फेसबुक पेज एजी काका के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप हमारे से व्हाट्सएप नंबर द्वारा भी जुड़ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9928842449 पर अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजें। वहाँ से भी आप PDF वगैरह या एग्रीकल्चर से संबंधित सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हो। तो कल इसी समय, अब क्लास अपनी रेगुलर होगी तो आप कल इसी समय ज़रूर अपने सभी दोस्तों को बता दें कि शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास सीरियल क्रॉप्स की नेक्स्ट 4th क्लास आने वाली है। आपको सीरियल क्रॉप्स पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी अगर आपने इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर ली। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।